दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पायल और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ लेखक करण द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद ढूंढने की कोशिश नहीं करते, तब तक उन प्रॉब्लम्स का हल नहीं निकलता। ये कहानी है शायर रोहित वर्मा जी की, जो अपने घर से जंगल की तरफ एडवेंचर एक्सपीरियंस करने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उन्हें मिल जाते हैं जंगल के आदिवासी कबीले के लोग। तो रोहित के साथ इस एडवेंचर ट्रिप पे चलने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। रोहित बचपन से ही बड़ा ही इंटेलिजेंट और जीनियस किस्म का लड़का था। उसे दूसरों की प्रॉब्लम सुनना और बिना किसी से कुछ कहे उसे सॉल्व करने की कोशिश करना बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा ऊपर वाले ने उसे छोटी सी उम्र से ही एक गजब के हुनर से सजाया था। रोहित को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। अपने से बड़े बच्चों की किताबें, बुद्धिजीवियों, शायरों की किताबें पढ़ना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। पिताजी शायरी में अपनी कलम चलाते थे, इसीलिए जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने भी शेर व शायरी भी करना शुरू कर दिया।
अपने से छोटे बड़े बुजुर्ग सब उसके इस हुनर के इस तरह दीवाने होने लगे थे कि जहां भी वो अपनी पंक्तियां सुनाना शुरू करता उसे वाह वाह और तालियां सुनने को ही मिलती। आसपास के लोग उसकी इस लिखावट के हुनर से बहुत खुश रहते थे, क्योंकि उनकी सोसाइटी में कोई इस तरह का हुनरबाज दूर दूर तक नहीं था। उसके इसी हुनर के चलते मोहल्ले के लोग अब उसे रोहित नहीं बल्कि वर्मा जी के नाम से जानने लगे थे। वर्मा जी, ये नाम उसे बहुत पसंद आने लगा था, इसलिए उसने इसे अपना पेन नेम बना दिया। अब वो जो भी लिखता वर्मा जी के नाम से लिखता। बचपन से लड़कपन तक आते आते वर्मा जी की कद काठी, खान पान, सोच विचार सब कुछ बदल गया। कॉलेज आते आते रोहित उर्फ वर्मा जी एक नौजवान शायर के रूप में उभरने लगे थे। वर्मा जी की कलम समाज में जहां कहीं भी कोई बुराई देखती तो झट से उसकी कविता बनाकर लोगों के कानों तक पहुंचा देती। गर्मियों के दिन थे, कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी और इन छुट्टियों में वर्मा जी के पास था एक असाइनमेंट, एक ऐसा असाइनमेंट जो उन्हें अपने कॉलेज से नहीं बल्कि शहर के जाने माने लेखक व शायर विद्या रतन जी से मिला था। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। असाइनमेंट था कि 30 दिनों में एक नॉवेल तैयार करना और विद्या रतन जी को चेक करवाना। आज से पहले वर्मा जी का कभी इस तरह की लेखनी या यूं कहें कि नॉवेल की लेखनी से उलझना नहीं हुआ था, यानी उन्हें नॉवेल लिखना नहीं आता था। लेकिन जोश जोश में उन्होंने विद्या रतन जी को नॉवेल लिखने के लिए हाँ कर दी। घर आकर उन्हें एहसास हुआ कि ये काम तो उनके बस का ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि उनके पिताजी भी एक लेखक हैं, तो क्यों ना अपनी इस प्रॉब्लम को उनके कांधे पर रख दिया जाए। इस बार पिताजी से करवा लूं, अगली बार की तब देखेंगे। इस तरह कुछ दिन बीते। आज रात वर्मा जी देर तक जगे रहे और बिना किसी से कुछ कहे अपने छोटे से बैग में सफर पर ले जाने वाली बहुत सी चीजें भर ली, जैसे कपड़े, कैप, टूथब्रश, टूथपेस्ट, रस्सी, पानी की बोतल, छोटा सा चम्मच, कुछ फल और भी बहुत कुछ। देर रात सामान को बैग में भरने के बाद वर्मा जी के टेबल पर रखी अलार्म क्लॉक के कान को घुमाया और अलार्म की सुई को अपनी मर्जी के समय पर सेट कर दिया।
जैसे ही कमरे की लाइट्स बंद हुई, वर्मा जी सोने की कोशिश में जुट गए। नींद से काफी देर की जदोजहद करने के बाद अभी आंख लगी ही थी कि अचानक टेबल पर रखी अलार्म क्लॉक ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। कच्ची नींद में वर्मा जी ने अलार्म क्लॉक को बंद किया और जुट गए किसी तैयारी में। उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज बहुत दिन बाद वो किसी एडवेंचर के लिए निकलने वाले हैं। बचपन में जब भी उनका घर में किसी से झगड़ा होता तो वो नाराज होकर घर के पास के बगीचे में आ जाया करते थे और घंटों बगीचे में बिताने के बाद जब वे किसी निष्कर्ष पे पहुंचते तो वापस घर आ जाते। खैर, वर्मा जी ने अपना बैग तैयार किया और निकल गए झारखंड के जंगलों में एडवेंचर के लिए। जंगल एक ऐसी दुनिया जो प्रकृति के बेहद करीब है, जहां ना तो शहरों जैसा शोर सुनाई देता है और ना ही शोर करने वाले कारखाने। शहर की वो सारी चीजें जो शांति से दूर रहती हैं, वो जंगलों में ही देखी जाती है। यहाँ की हवा में शहरों की हवा जैसा प्रदूषण भी नहीं होता, लेकिन हाँ, हरे भरे पेड़ पौधों की भीड़ भाड़ जरूर होती है, जो पृथ्वी की प्रदूषित हवा को साफ करते हुए अपना समय बिताते रहते हैं। रास्ते पर पड़े सूखे पत्ते बहुत कुछ बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आगे जाने का यही रास्ता है। वे बता रहे हैं कि यहाँ बहुत कम शहर के लोग आते हैं। वर्मा जी की नजरें जहां भी देखती हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही दिखाई देती है। वर्मा जी ने मन ही मन कहा, कमाल है, यहाँ किसी इंसान ने कोई पेड़ नहीं लगाया है, फिर भी ये सारे कितने करीने से लगे हैं, मानो स्कूल की पीटी क्लास में मास्टर के डर से सीधी लाइन में खड़े हैं। जिस काम को कोई नहीं करता, प्रकृति उसे खुद ब खुद करना शुरू कर देती है। अरे ये क्या, कहीं कहीं तो जमीन से निकलती हुई बेलों ने पेड़ों को इस तरह गले लगा रखा है, मानो पेड़ को दूसरी जगह जाने से रोक रही हो। कहते हैं कि झारखंड के जंगल भारतीय वायु के फेफड़ों का काम करते हैं। प्रकृति के पशु पक्षी और लाखों किस्म के वनस्पतियों का खजाना समेटे ये जंगल सदियों से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। समय पर सूरज की किरणों का प्रकाश लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से प्राणवायु बनाने लगते हैं। फिर समय पर बारिश, पशु पक्षी के पेट का ख्याल, उनके घरों की देखभाल, ये सब कुछ जंगल ही तो करते हैं।
इतना ही नहीं, शहरों के लोगों के लिए, दवाइयों आदि के लिए जड़ी बूटियां भी तो यही जंगल उपलब्ध करवाते हैं। मिट्टी की उपज तक को सालों साल जिंदा रखने वाले ये जंगल हमसे किसी तरह की कोई डिमांड, कोई शिकायत तक भी नहीं करते, और हम उन्हें बदले में क्या देते हैं? कुछ नहीं। जंगल को देखकर वर्मा जी के मन में ये सारे ख्याल उभरने लगे थे। उन्होंने एक लंबी सांस भरते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, धूप तेज और जंगल गहरा होता जा रहा था। कमाल है ना, इतनी गर्मी के दिन और इतनी तेज धूप, फिर भी इन जंगलों में कितनी ठंडक है। रास्ते में कई लोगों और बैलगाड़ियों के पैरों के निशान दिख रहे थे, जिससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ के स्थानीय लोग भी आने जाने के लिए यही रास्ता उपयोग में लाते हैं। वर्मा जी थोड़ी और आगे बढ़े तो किनारों पर लगे भांग के पत्तों की सुगंध ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वर्मा जी ने हाथों से पौधों के पत्तों को छुआ और कहा, बड़े काम का पौधा है ये। दादी बताती थी कि पुराने लोग इसे पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। खैर, वे आगे बढ़ने लगे और जंगल ठंडा होता गया। कहीं कहीं धूप सीधी जमीन की गोद में बैठ रही थी, तो कहीं कहीं दोनों के बीच में बड़े बड़े पेड़ और उनके पत्ते आ रहे थे। इसके अलावा दूर कहीं कोयलों का झुंड कू कू करके वर्मा जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और करे भी क्यों ना, भगवान ने कोयल को इतना मीठा कंठ और इतनी मीठी वाणी दी है कि जो भी उसे सुनता है बस सुनता ही चला जाता है। कदम थोड़े और आगे चलते तो अलग अलग पक्षियों की आवाज उनका ध्यान अपनी ओर खींचती है। इनमें से कुछ पक्षियों की चहचहाट उन्होंने शायद पहली बार सुनी है। वे इस आवाज को सुनने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं, उन्हें बेर की कुछ गुठलियां जमीन पर दिखाई देती हैं। जमीन पर गुठलियां देखने के बाद वे पेड़ को देखते हैं। अरे, ये तो बेर का पेड़ है। आजकल तो ये मिलते ही नहीं है। वर्मा जी ने आखिरी बार बेर शायद अपने गांव में खाए थे, वो भी तब जब वे शायद 12 साल के थे। बेर के पेड़ को देखा तो मुंह में 10 साल पहले वाला स्वाद घुल गया, और उस स्वाद को चखने के लिए उन्होंने आसपास पड़े पत्थर को उठाया
और पूरे वेग के साथ पेड़ की डालियों में ऐसे फेंका जैसे एक ही बार में सारे बेर उनकी झोली में आके गिरेंगे। लेकिन ये क्या, 10 सालों में वर्मा जी का निशाना पहले से कुछ बदल गया था, या यूं कहें कि बहुत बदल गया था, क्योंकि उनकी झोली तो क्या, पेड़ के इर्द गिर्द की जमीन में भी उनके पत्थर के डर से पेड़ ने कोई बेर नहीं दिए। वर्मा जी ने कई बार ट्राई किया, लेकिन कुछ बात ही नहीं बनी। उन्होंने मन ही मन में कहा, कोई बात नहीं पेड़, तुम मुझसे थोड़ा नाराज हो, लेकिन यहाँ तो बेर के पेड़ ही पेड़ है। मैं किसी दूसरे पेड़ से ट्राई करता हूँ। इतना कहकर वे थोड़ा आगे बढ़ गए और छोटे छोटे पत्थरों की सहायता से एक दूसरे पेड़ से बेड़ उतारने की जदोजहद करने लगे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। उनकी कोशिश हर बार नई होती, लेकिन नतीजा सेम ही निकलता। वो पूरे जोर से टहनियों के बीचों बीच पत्थर फेंकते और बदले में पेड़ उन्हें कुछ पत्ते दे देता। कई कोशिशों के बाद जब वे थकने लगे तो उन्होंने कहा, शायद मेरी किस्मत में ही यहाँ के फल खाना नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी एक आखिरी ट्राई, एक लास्ट चांस। उन्होंने पत्थर उठाया और इस बार पूरा ध्यान लगाते हुए टहनियों के बीच से झांकने वाले एक हरे बेर को निशाना बनाया। निशाना साधते हुए उन्होंने बिना कोई चूक किए पत्थर सीधा बेड़ के थोड़ी ही पीछे लगी टहनी पर दे मारा। उन्हें लगा कि जहां इतने चांस वेस्ट हुए, ये भी वेस्ट ही होगा, लेकिन इस बार उनका प्रयास रंग लाया था। उनकी कोशिश सफल हुई थी, क्योंकि पत्थर का ये निशाना उनके लिए एक हरा बेर तोड़ कर लाया था। उन्होंने हंसते हुए कहा, यस, लेकिन पेड़ तुम बड़े मतलबी किस्म के हो। पहले मेरी मेहनत का मजा ले रहे थे। जब मैंने यहाँ से जाने की बात कही तो तुमने तुरंत बेर मेरे सामने रख दिया। उन्होंने पहले वाले पेड़ को देखते हुए कहा, और हाँ, पहले वाले मिस्टर ट्री, तुम ये देखो, ये बेर अभी खाया नहीं है, लेकिन कह सकता हूं कि मीठा ही होगा। उन्होंने अपने बैग में रखी पानी की बोतल को निकाला और पानी से बेर को नहलाना शुरू किया। उसे साफ करने के बाद जैसे ही उन्होंने बेर को मुंह में रखा, सारा स्वाद ही बिगड़ गया। अरे ये क्या, ये तो बेर नहीं है, ये पता नहीं क्या है।
क्योंकि बेर तो खाने में मीठे होते हैं और ये तो शायद कच्चे हैं। इतने में एक तेज हवा के झोंके ने सारे पत्तों को हिलाना शुरू कर दिया। वर्मा जी ने पहले वाले पेड़ को देखा तो उसके सारे पत्ते हिलते हुए ऐसे शोर मचा रहे थे मानो वर्मा जी को देखकर हंस रहे हो। वर्मा जी ने बोतल के पानी को मुंह में भरा और कुल्ला करते हुए पानी बाहर फेंक दिया। उन्होंने पानी से मुंह का स्वाद बदला और फिर बचे कुछ आधे घुट पानी को पी लिया। इसके बाद शायर साहब ने अपनी नोटबुक निकाली और जंगल में 2 पेड़ों से हुई इस वाद विवाद को हूबहू अपने शब्दों में पिरोते हुए लिख डाला कि जो काम हमें नहीं आता हो उससे उलझना व्यर्थ है। फिर चाहे वो असाइनमेंट के लिए नॉवेल लिखना हो या फिर बेर के पेड़ से फल तोड़ना हो, जो काम नहीं आता उसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे रिश्तों और जुबान दोनों में खटाश पैदा हो सकती है। और वैसे भी बेर के पेड़ से बेर लाना आसान काम नहीं है। इतना सब लिखने के बाद शायर साहब ने किताब नोटबुक बंद की और उसे बैग में रखते हुए चैन की सांस ली। लेकिन चैन कहाँ था वो तो खुद भी नहीं जानते थे। खैर, वर्मा जी उठे और इस बार कदमों को तेज गति से दौड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। जो सूरज पूर्व से उठते हुए उनके साथ चल रहा था वो अब उनके सर पर आ चुका था। बोतल का सारा पानी खत्म हो गया था और प्यास फिर से पानी की मांग करने लगी थी। उन्होंने सोचा, आगे चलता हूं, शायद कोई झरना, कोई नदी मिल जाए। वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्हें जंगल में कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। पता नहीं क्या बोल रहे थे, लेकिन हाँ, बात बात पर हंसी का एक ऐसा कहकहा लगा रहे थे कि मानो कोई कॉमेडी फिल्म चल रही हो। वर्मा जी ने आवाज का पीछा किया और चोरी से देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपनी ही भाषा में पता नहीं क्या बोल रहे थे और फिर हंस रहे थे। कभी एक बोलता तो कभी दूसरा। मंजर देखकर लग रहा था कि शायद ये कोई आदिवासियों की बस्ती है जो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए गपशप कर रहे हैं। वर्मा जी थोड़े घबराए और सोचा कि यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। दिमाग इसी सोच में था कि वहां जाना चाहिए कि नहीं, कि अचानक उन्हें वहां पर पीने का पानी और कुछ औरतें खाना बनाती हुई दिखी। एक और भगवान शिव का शिवलिंग था जिस पर शायद जंगली फूलों की माला लगी हुई थी।
और सामने शायद कुछ जंगली फल थे। पानी को देखकर उनकी प्यास ने उनके अंदर ही अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया, जैसे कोई छोटा बच्चा नया खिलौना देखकर उसे खरीदने की जिद लगाता है। प्यास ऐसी बढ़ी कि उन्होंने न आव देखा न ताव और सीधा उन जंगल में बसे आदिवासियों के बीच जा पहुंचे और कहा, जय शिव शंकर। उन्हें अपने बीच आते देख एक आदिवासी ने कहा, आप कहां से आए हो? आओ यहां बैठ जाओ। इतने में एक आदिवासी औरत पानी लेकर उनके पास आ गई। उन्हें पानी देते हुए कहा, क्या आप पानी पीना चाहेंगे? वर्मा जी ने पानी का ग्लास लिया और एक ही घुट में सारा पानी पी लिया। प्यास बुझी तो जान में जान आई। लेकिन ये क्या, ये लोग तो हिंदी बोल रहे हैं, मतलब ये लोग हिंदी बोलना जानते हैं। वर्मा जी ने बताया कि मेरा नाम रोहित है, रोहित वर्मा। मैं एक शायर हूँ और प्रकृति के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इस जंगल में आया हूँ। पानी की तलाश कर रहा था कि अचानक आपकी आवाजें सुनी। बड़े ताज्जुब की बात है कि यहाँ रहते हुए भी आप लोग कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। उनकी बात को सुनकर एक आदिवासी ने कहा, साहब हम यहीं रहते हैं। यहाँ आए दिन कितने ही लोग जंगल में घूमने आते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते हैं तो कुछ खाने पीने की तलाश में हम तक पहुंच जाते हैं। उनकी मदद करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए हम लोग ये जुबान भी सीख गए हैं। और वैसे भी अब तो हमारे बच्चे भी पढ़ने लिखने जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, वर्मा जी ने कहा। वैसे आपके कबीले का नाम क्या है? आदिवासी ने उत्तर दिया, हम संथाल कबीले के वारिस हैं। हमारे बाप दादा सदियों से इन जंगलों की हिफाजत करते आए हैं और उन्होंने हमें भी यही सिखाया है। आपके लिए जो केवल जंगल है, वो हमारे लिए हमारा घर है, हमारी पहचान है, हमारी दुनिया है। इसीलिए हम शहर के शोर शराबे से और प्रदूषण से बहुत दूर यहाँ अपनी एक प्यारी, छोटी और अलग दुनिया में रहते हैं। आप कुछ खाएंगे? इतना पूछते ही उस आदिवासी ने एक औरत से अपनी ही भाषा में कुछ कहा, जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगे। वर्मा जी को उनकी बातों से तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वे इतना जरूर समझ गए कि इस आदिवासी बाबू ने उनका परिचय अपने लोगों से कुछ मस्ती भरा करवाया है। इतने में एक और आदिवासी लड़का लकड़ी की टोकरी में उनके लिए कुछ फल लेकर आ गया।
कुछ फल खाने के बाद वर्मा जी ने पूछा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? यहीं जंगल के बाहर एक छोटा सा कच्चा स्कूल है जहाँ एक आदमी इन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। अच्छा, वैसे आपके बच्चे हैं कहाँ? वर्मा जी ने पूछा। वो तो पास के पेड़ों से रात के लिए लकड़ियां और फल तोड़ने गए हैं। वर्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं भी चलता हूँ। रास्ते में उनसे मिल भी लूंगा और वहां से वापस घर के लिए भी निकल लूंगा। आदिवासियों से विदा लेने के बाद वर्मा जी ने उनके दिखाए हुए रास्ते पर तेजी से चलना शुरू कर दिया। वे थोड़ी दूर निकले तो दूर रास्ते में कुछ बच्चे पत्थरों से पेड़ों पर से बेर तोड़ने की जदोजहद में दिखने लगे। जरूर ये उन आदिवासियों के ही बच्चे होंगे। वो थोड़ी आगे बढ़े तो एक कच्चा सा मकान दिखा जिसमें एक ही कमरा था शायद। वर्मा जी ने उसे देखा और अंदाजा लगाते हुए कहा कि शायद यहीं पर ये बच्चे पढ़ते होंगे। वो थोड़ा और आगे बढ़े। जैसे ही उन बच्चों के पास पहुंचे, सभी बच्चे उनको देखकर बहुत खुश हुए और सवाल पूछने लगे। एक ने कहा, भैया आपका घर कहाँ है? तो एक ने पूछा कि क्या आप यहीं इसी जंगल में रहते हो? एक छुटकू ने तो अपनी तोतली सी आवाज में यहाँ तक कह दिया कि भैया हमारे घर चलोगे? छोटे बच्चों के सवालों ने उन्हें ऐसा घेरा कि वर्मा जी को पहली बार सवालों का जवाब देते हुए खुशी होने लगी थी। अरे मेरे नन्हे दोस्तों, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ तुम्हारा ये हरा भरा जंगल देखने। सभी बच्चे वर्मा जी से बात करके बहुत खुश हो रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक बच्ची पर पड़ी जो अभी भी पत्थर से बेर को तोड़ने का निरंतर प्रयास करती ही जा रही थी। वर्मा जी ने देखा कि इस बच्ची को बेर की ज्यादा जरूरत है। शायद इसका आज का टास्क पूरा नहीं हुआ, तो क्यों ना इसकी हेल्प की जाए। सो वो सभी बच्चों से हटकर सीधे उस नन्ही लड़की के पास पहुंच गए। उन्होंने हाथ में पत्थर उठाया और उस बच्ची से कहा कि क्या इन्हें तोड़ने में मैं तुम्हारी मदद कर दूं? उस छोटी सी बच्ची ने बड़े ही विश्वास भरे शब्दों में जवाब दिया, भैया आज तो मेरी हेल्प करने के लिए आप हो, लेकिन कल आप नहीं होंगे। कल ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए जब तक मैं पेड़ से फल तोड़ना खुद नहीं सीख लेती, मैं कोशिश करती रहूंगी।
उसकी ये बात से मानो समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। उसकी ये बात वर्मा जी के दिलो दिमाग में मानो घर कर गई थी। उस छोटी सी लड़की से इतनी बड़ी बात सुनकर उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन खुद ढूंढने की कोशिश नहीं करते, तब तक उन प्रॉब्लम्स का हल नहीं निकलता। उन्होंने सभी बच्चों से विदा ली और घर की ओर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उन्होंने अपनी नोटबुक निकाली और अपने लिखे हुए पुराने शब्दों को मिटाते हुए अब लिखा कि जो काम नहीं आता उससे भागो नहीं, बल्कि उसे जी जान से करना सीखो और तब तक सीखते रहो जब तक उसे ठीक से करने नहीं लगते, क्योंकि हमारी मदद हमें खुद करनी है। वर्मा जी को याद आया कि वो भी तो यहाँ घर से झगड़ कर ही आए थे। उन्हें नॉवेल लिखना नहीं आता था और पिताजी ने लिखने से मना कर दिया था। इससे पहले कि समय निकलता जाए, उन्होंने घड़ी देखी और जल्दी से जल्दी घर की राह पकड़ी, क्योंकि उन्हें विद्यारतन जी द्वारा दी गई असाइनमेंट, वो नॉवेल भी तो लिखनी थी, जिसे वे अब घर जाकर पहले सीखने वाले हैं और फिर लिखने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और इसके साथ ही अब आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें बोझल हो रही है और आप नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।